दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रेक 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 बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इनका जन्म जो है वो 6 अगस्त 1809 समर्स बाय लिंकनशायर इंग्लैंड में हुआ था। वो एक इंग्लिश पोएट थे और वो क्वीन विक्टोरिया रीन के समय पोएट लॉरिएट भी रह चुके थे। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि यूलिसिस, टिथोनस, क्लैरिबल, मारियाना, क्रॉसिंग द बार, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, अ ड्रीम ऑफ फेयर वुमन एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 6 अक्टूबर 1892 इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारी इस पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाए हमारी पोएम के बारे में तो ये पोएम अर्ली 1835 में लिखी गई थी और 1842 में पब्लिश हो गई थी। ये एक एलेजी है जिसमें टेनिसन अपने दोस्त आर्थर हेनरी हेलेम की डेथ के बाद वाली लॉस की फीलिंग और आइसोलेशन को डिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों ये पोएम 16 लाइंस की है जो कि 4 क्वार्टरन्स में बांटी गई है और इस पोएम की राइम स्कीम है A B और थ्रू आउट द पोएम यही पैटर्न फॉलो होता है। तो दोस्तों ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम में क्या बताया गया है, यानी कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है। तो चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये जो पोएम है वो हमारे पोएट ने अपने करीबी दोस्त के डेथ के बाद लिखी थी। पोएम का सेंट्रल थीम है ग्रीफ, लॉस और टाइम की इनएविटेबिलिटी, यानी कि टाइम जो है वो वापस नहीं आता, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। और साथ ही साथ हमारे पोएट जो है वो अपने दोस्त को खोने का लॉस और अपने दोस्त को खोने का दुख भी महसूस करते हैं। टेनिसन समंदर की वेव्स का इमेजरी यूज़ करके अपने इमोशंस को दिखाते हैं, जैसे वेव्स की तरह उनके दुख भी बार बार उठकर उन्हें तोड़ देते हैं। पोएम में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट है कि एक तरफ दुनिया अपनी नॉर्मल रिदम में चलती है, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, सेलर्स गा रहे हैं, शिप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही है, और दूसरी तरफ पोएट है जो कि अपने अंदर के परमानेंट लॉस को फील कर रहे हैं। दोस्तों पोएम का मेन मैसेज ये है कि डेथ जो है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि एक बार जो इंसान चला गया उसका टच और उसकी वॉइस कभी भी वापस नहीं आ सकती। दुनिया तुम्हारे दुख के बावजूद रुकती नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो परमानेंट एक एम्प्टीनेस बन जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है और यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली 2 लाइन्स आती है, ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, यानी कि पोइट समंदर की लहरों को एड्रेस कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि वेव्स बार बार टूट कर रॉक्स पर गिरती है और फिर लौट जाती है, फिर दोबारा टूट जाती है। ये प्रोसेस कंटिन्यूस है, लहरों का टूटना और फिर दोबारा आना कभी खत्म नहीं होता। कोल्ड ग्रे स्टोन्स का मतलब है वो पत्थर जो किनारे पर हमेशा ठंडे, बेजान और उदास दिखते हैं। दोस्तों ग्रे कलर सैडनेस और डलनेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, पोएट अपनी इमोशंस को समुद्र के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं। उनके लिए उनको दुखों की जो हालात है वो भी किसी वेव्स की यानी कि लहरों की तरह है, यानी कि बार बार अंदर से जो उठती है और फिर से उन्हें तोड़कर चली जाती है, वेव्स की तरह उनका जो दुख होता है उस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यानी कि जो ग्रीफ उनके अंदर है वो रुकता नहीं, जैसे वेव्स नहीं रुकती उस तरीके से। कोल्ड ग्रे स्टोन्स सिंबल है लाइफ की हार्श रियलिटी का, यानी कि पत्थर जैसे ठंडा और इनसेंसिटिव होता है उसी तरीके से हमारी लाइफ की जो हार्श रियलिटी है वो भी बिल्कुल इनसेंसिटिव होती है। यानी कि मतलब दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे दुख से, जैसे पत्थर को फ़र्क नहीं पड़ता वेव्स के टूटने से, यानी कि लहरों के टूटने से। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी पहली 2 लाइन्स में बताया गया है। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी, यानी कि पोएट कह रहे हैं कि उनके अंदर इमोशंस का एक बड़ा समंदर है। थॉट्स और फीलिंग्स बार बार उठते हैं लेकिन वो उन्हें वर्ड्स में डाल नहीं पाते, यानी कि ग्रीफ इतना गहरा है कि ज़ुबान फेल हो जाती है।
दोस्तों ये लाइन एक इंसान की हेल्पलेसनेस को दिखाती है कि जब वो अपने दुखों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो कैसा फील होता है। यानी कि कभी कभी पेन यानी कि दर्द इतना ज़्यादा होता है कि तुम्हें लगता है कि दुनिया का कोई भी वर्ड उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। पोइट के अंदर जो सोच है यानी कि जो वो बातें फील करते हैं, जो उनके इमोशंस है, वो हमेशा के लिए अनएक्सप्रेस्ड ही रह जाती है। ये बात ये भी दिखाती है कि एक ग्रीफ एक ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जो फुल्ली कम्युनिकेट करना इम्पॉसिबल होता है। तो इस तरीके से इन दो लाइंस में बताया गया है। देन इसके बाद है, ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले। पोएट एक छोटी सी जॉयफुल सीन ऑब्जर्व करते हैं। एक फिशरमैन का बेटा अपनी बहन के साथ किनारे पर खेल रहा है, चीख रहा है, हंस रहा है। ये एक नेचुरल इनोसेंट हैप्पीनेस का सीन है। यानी कि पोएट के लिए ये एक रिमाइंडर है कि दुनिया में दूसरे लोग अपनी छोटी मोटी खुशियों में बहुत ज़्यादा बिजी है। वो चिल्ड्रन अपने दुख सुख की परवाह किए बिना लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पोएट के ग्रीफ और उन बच्चों की हैप्पीनेस के बीच एक कॉन्ट्रास्ट बनता है। मतलब जब तुम दुख में होते हो तब भी दुनिया में किसी न किसी कोने में लोग हंस रहे होते हैं, लाइफ उनके लिए नॉर्मल चल रही होती है। और ये सब देख के जो है वो हमारे पोएट थोड़ा और ज़्यादा लोनली यानी कि अकेला फील करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। यानी कि अब पोएट एक और हैप्पी सीन देखते हैं कि एक नौजवान लड़का अपनी बोट में बैठकर गाना गा रहा है। जब वो बे यानी कि छोटे से समुद्र वाली जगह पर अपना काम कर रहा होता है तब, यानी कि उसकी लाइफ सिंपल है और वो अपने काम को एंजॉय कर रहा है, अपने काम में बिजी है। यहाँ पर एक और कॉन्ट्रास्ट बनता है कि दुनिया नॉर्मल लोग, मतलब कि दुनिया के जो नॉर्मल लोग हैं वो अपने काम में अपनी खुशियों में लगे हुए हैं। पोएट के लिए उनका सॉन्ग एक हैप्पीनेस और पीस का सिंबल है, लेकिन वो सॉन्ग पोएट को अपने दुख ही याद दिलाता है, क्योंकि उनके पास ना ही पीस है ना ही हैप्पीनेस। मतलब दुनिया अपने रिदम में है लेकिन पोएट अपने ग्रीफ के लूप में अटके हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। यानी कि पोएट देखते हैं कि एक बड़ी सी शिप समुंदर में कामली अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही है। शिप स्टेटली है, मतलब कि ग्रैंड और मैजेस्टिक दिख रही है और अपनी सेफ प्लेस पर यानी कि हेवन की तरफ जा रही है, जो कि एक हिल के यानी कि एक पहाड़ी के नीचे है। यानी कि शिप्स का फॉरवर्ड जाना एक बड़ा मेटाफर है। दोस्तों ये लाइन दिखाती है कि लाइफ और दुनिया अपनी नेचुरल फ्लो में चलती रहती है बिना रुके। कोई इंसान मर जाए, किसी को कोई दुख हो, टाइम और दुनिया कभी भी नहीं रुकती। यानी जैसे शिप जो है वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है, वैसे ये जो दुनिया है, ये जो टाइम है, वो भी कंटिन्यूअस चलती रहती है। पोएट को लगता है कि उनका जो दुख है, उनका जो ग्रिफ है, वो उनका पर्सनल है, दुनिया उससे अनअफेक्टेड है। क्योंकि चाहे हमारी दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन पोएट जो है वो हमारे हमेशा मतलब कि दुखी है। दुनिया को जो है वो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया जो है वो किसी ना किसी कोने में बिल्कुल खुशी से रह रही है। कोई दुखी है तो वो कौन है? तो वो हमारे पोएट है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज़ स्टिल। दोस्तों यहाँ पोएट अपने दोस्त की याद में अपने दिल का असली दर्द निकालते हैं। यानी कि उन्हें लगता है कि काश वो फिर से अपने दोस्त के हाथों को महसूस कर पाते, फील कर पाते, उनकी प्रेजेंस को महसूस कर पाते। और सबसे ज़्यादा वो उस दोस्त की आवाज़ मिस करते हैं जो हमेशा के लिए अब साइलेंस में चली गई है। दोस्तों ये पोएम के जो है वो मतलब कि ये जो लाइन है वो पोएम का इमोशनल कोर है। वैनिश्ड हैंड और वॉइस दैट इज स्टिल एक परमानेंट लॉस का सिंबल है। ये ग्रीफ का वो स्टेज है जहां तुम्हें रियलाइज़ होता है कि जो तुमने खो दिया है वो कभी भी दोबारा वापस नहीं आ सकता। ये लाइन एकदम यूनिवर्सल लाइन है, क्योंकि हर इंसान जिन्होंने अपना कोई करीबी इंसान खोया है वो इस फीलिंग से रिलेटेबल है। यानी कि वो इस फीलिंग को जानते हैं कि कितना ज़्यादा दुख होता है जब आप जो है वो मतलब कि किसी इंसान को खो देते हो और उसकी प्रेजेंस को जो है वो आप मतलब कि महसूस नहीं कर पाते, यानी कि वो आपके साथ और ज़्यादा नहीं रहता। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मतलब कि समझना है कि इस लाइन में क्या बताया गया है। देन इसके बाद है, ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैग्स ओ सी। यानी कि पोइट फिर से समंदर को एड्रेस करते हैं। वेव्स रॉक्स के नीचे गिरती है और टूट टूट कर आवाज़ करती रहती है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि नेवर एंडिंग है। यानी कि समंदर यहाँ ग्रीफ का यानी कि दुखों का सिंबल बन जाता है। वेव्स का टूटना मतलब कि पोइट के इमोशंस का बार बार उठना और उसे तोड़ देना। क्रैक्स यानी कि बड़े पत्थर, यानी कि लाइफ की हार्श रियलिटीज़। यानी कि वेव्स चाहे जितनी बार टूट जाए, पत्थर उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं बिना किसी चेंज के। वैसे ही दुनिया तुम्हारे दुखों को एब्जॉर्ब करती है बिना किसी इफ़ेक्ट के। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन हमारी लास्ट टू लाइन्स है, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी।
दोस्तों पोएम के लास्ट में पोइट एक्सेप्ट करते हैं कि वो जो खूबसूरत दिन था उनके दोस्तों के साथ, यानी कि उनके दोस्त के साथ, सॉरी, जो उनका एक दोस्त था जिसकी डेथ हो गई है, तो उसके साथ जो खूबसूरत दिन था, वो ग्रेस, वो स्वीटनेस, वो डेलिकेट फीलिंग, वो हमेशा के लिए अब ख़त्म हो चुकी है। उस दिन की याद उनके पास है, लेकिन वो दिन अभी वापस नहीं आ सकता, कभी भी वापस नहीं आ सकता। दोस्तों ये जो दो लाइंस है, ये एक फाइनल रियलाइजेशन है कि डेथ इरिवर्सिबल है, यानी कि डेथ को जो है वो हम फिर से यानी कि रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि किसी को जो है वो मौत से उठाकर हम नहीं ला सकते। कोई मैटर नहीं है कि तुम कितना भी रो लो, कितना भी प्रे कर लो, या फिर कितना भी समुंदर से बातें कर लो, एक बार जो टाइम चला जाता है वो कभी भी रिटर्न नहीं होता है। टेंडर ग्रेस सिंबल है उन प्यारे पलों का जो अब सिर्फ मेमोरी बन गए हैं। पोएट के लिए ये एक परमानेंट लॉस है जो हमेशा उनके साथ रहेगा, वो इसे कभी भी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन हालांकि उन्होंने उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो चीज़ अब जा चुकी है वो कभी भी वापस नहीं आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहां से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जो पिन कमेंट है वहां से भी डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।